हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिया मल्टी यूट्यूब। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, उसका सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंक्लूड पार्ट्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेट्स, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सेल का हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होती है। सेल जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है उसकी फंक्शनल बेसिक्स यूनिट होती है सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तथा जो अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना उसकी तरह है फंक्शनिंग, यानी उसकी तरह कार्य करती है सेल। जो सेल की खोज है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक है ना उसने की थी 1665 में, और जो अपना न्यूक्लियस है उसको सर्वप्रथम खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और 1953 है ना उसके अंदर वेस्टन और क्रिक है ना उसने डीएनए का पता लगाया था। सेल्स के बारे में क्या है कि सेल्स एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है और ये एक लिविंग ऑर्गेनिक्स की तरह है, फंक्शनिंग करती है। सेल की जो खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो अपना न्यूक्लियस है ना उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, और जो डीएनए ना उसकी जो खोज है उसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था ब्राउन और वेस्टन और क्रिक ने। और अब हम पढ़ेंगे सेल्स है ना वो 2 टाइप से होती है। सेल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल यही होती है कि ये फ्री सेल होती है, कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब फ्री सेल यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये फ्री सेल होती है। और जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल है वो सेलुलर फ्लूइड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना उसके अंदर जो सेलुलर फ्लूइड होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा हरित सेवाल होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हरित सेवाल होते हैं, उनमें प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल। अब दूसरी क्या थी, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है कि जो अपनी ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल ही वो उसमें तो जो न्यूक्लियस होता है वो अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है या फिर अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमको वो हमें एकदम स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। और ये जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके चारों तरफ कवरिंग होती है यूकैरियोटिक सेल। और जो अपनी यूकैरियोटिक सेल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उनमें पाया जाता है। और ये जो सेल होती है अपनी यूकैरियोटिक सेल वो प्लांट और एनिमल्स में स्पेशली पाई जाती है। किन में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल्स में स्पेशली रूप से पर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर देख लेंगे, सेल मेम्ब्रेन देख लेंगे, उसके फंक्शन देख लेंगे, ये सब आ जाएगा इसकी स्ट्रक्चर में। तो सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर ये होती है कि सेल एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जो अपनी सेल क्या होती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, और ये जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रीफॉर्म करती है, या प्रीफॉर्म का मतलब यही होता है कि जो अपनी ये सेल्स है वो अलग अलग टाइप के फंक्शन है उनको प्रीफॉर्म करती है। और ये सेल होती है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही छोटी होती है। अपनी जो सेल होती है इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही छोटी होती है, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखी जाती है। जो सेल होती है वो मेनी टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। जैसे कि पहले सेल ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर पहले सेल का एक ग्रुप होता है, फिर बनता है टिश्यू के बाद में बनता है ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के बाद में बनता है ऑर्गन्स के सिस्टम के बाद में बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। इसलिए जो सेल होता है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है।
सेल क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स होती है। अब हम सेल की स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जो अपनी ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या होती है, एक तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये आउटर ऑफ कवरिंग भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है इसे हम साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो अपनी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक जो अपनी साइटोप्लाज्मिक सबस्टांस होते हैं ना, उसकी लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो गया, न्यूक्लियस देख लो, और ये क्या बोलते हैं अपना गोल्जी अपैरेट्स, गोल्जी बॉडी देख लो, गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी अपैरेट्स भी बोलते हैं। राइबोसोम्स हो गया, और ये जो रंग एंडोप्लाज्मिक हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। इस तरीके से ये सब अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक डबल लेयर की बनी होती है। जो अपनी ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन तथा लिपिड के द्वारा होता है। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है इसका जो फॉर्मेशन होता है या इसका जो निर्माण होता है वो होता है जो प्रोटीन और लिपिड के द्वारा होता है। और इसे हम इसे प्लाज्मा, ये तो मैंने बता दिया। और जो सेल की जो स्टडी होती है उसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। जो अपने सेल की स्टडी ऑफ सेल्स क्या होती है, अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है, जो अपनी सेल होती है ना उसको सेफ यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर शेप उसको प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। और जो रिप्रोडक्शन फंक्शन होता है ना उसको परफॉर्म करती है। अपनी सेल मेम्ब्रेन क्या क्या करती है, सेल की शेप प्रोवाइड करवाती है, रिप्रोडक्शन फंक्शन को परफॉर्म करती है, और ऑब्जर्वेशन मतलब फूड का जो के अंदर फंक्शन जैसे कि न्यूक्लियस वगैरह। इस तो अब हम देखेंगे क्या क्या होती है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी अपैरेट्स, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो अब ये देखो ये क्या है, न्यूक्लियस। ये आपको ये अलग से दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। तो अब हम न्यूक्लियस एक एक पार्ट को अलग से पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस है वो प्रत्येक सेल में एक या एक से अधिक, जो अपना न्यूक्लियस होता है वो प्रत्येक सेल में एक या एक से अधिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तथा ये जो अपनी सेल डिवीजन होती है ना उस समय भी न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है। जो अपनी सेल होती है उसका डिवीजन करते हैं हम या फिर उसको डिफरेंट टाइप में करते हैं तो न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाते हैं यानी अलग अलग हो जाते हैं। तथा सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में जो अपना जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर वापस आ जाता है। जैसे सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो ये न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर वापस आ जाता है, और अदरवाइज ये डिवीजन हो जाता है यानी डिसअपेयर हो जाता है। न्यूक्लियस में आरएनए तथा एंजाइम भी पाए जाते हैं। जो अपना न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आरएनए और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस होता है उसमें जो माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जो अपना न्यूक्लियस होता है ना इसके अंदर माइटोसिस है वो इम्पोर्टेंट रोल रखता है अपना। और जो अपना जो मतलब कि जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर क्रोमोसोम है ना वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि पेयर्स के अंदर तो 33 पेयर्स होते हैं यानी कि 46, तो सिंगल 46 हो गया क्रोमोसोम। अब देखेंगे दूसरा पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म को हम जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये आपको क्या साइटोप्लाज्म होती है इसको हम प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। और ये एक जो सेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपनी जो साइटोप्लाज्मा होती है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो साइटोप्लाज्मा होता है ना वो उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड एंड जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फाउंड होता है, नहीं उसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म होता है वो एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड में, और जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहा है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है।
माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है हमारी बॉडी में, यानी मिनिमम जो माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कितने होते हैं, 5 लाख के करीब, 5 लाख होते के करीब ये माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और जो इसे हम साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं ये माइक्रोकॉन्ड्रिया। और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम सेल, मतलब कि जो ह्यूमन सेल होती है उसका पावर हाउस भी बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को, ह्यूमन सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया। और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो, क्योंकि जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है ना उसके अंदर न्यूट्रिशन है ना, उसका ब्रेकडाउन जो ब्रेकडाउन होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। और जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो हमें एटीपी के रूप में मिलती है, इसलिए हम बोलते हैं ये सेल का पावर हाउस भी होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। और जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो उसकी 2 लेयर्स होती है, मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है अपना। जैसे इसकी लेयर होती है एक तो आउटर मेम्ब्रेन लेयर और इनर मेम्ब्रेन लेयर। आउटर मेम्ब्रेन लेयर होती है ना वो सराउंडिंग द स्ट्रक्चर होती है, यानी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। जो अपनी इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है कि जो अपना माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है ना उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। अब देखते हैं हम लाइसोसोम। अगला पार्ट क्या आता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है कि ये गोल्जी अपैरेट्स से अलग एक पार्ट होता है। जो गोल्जी अपैरेट्स या गोल्जी बॉडी है इससे अलग एक ये पार्ट होता है लाइसोसोम। और जो अपने लाइसोसोम होता है उसकी साइज है ना वो फंक्शनिंग टाइप, मतलब सेल पर डिपेंड करती है। जो सेल के इसकी जो साइज है ना लाइसोसोम की, जो सेल होती है ना उसकी फंक्शनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है लाइसोसोम की शेप है, साइज है। और लाइसोसोम एक मेनी फंक्शन, मतलब कि जो लाइसोसोम होता है उसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन करता है, तथा जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करने का काम करता है। अपना लाइसोसोम होता है उसका मेन कार्य क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन करना, और जो सेल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने का, यानी कि उनको नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। अब अगला पार्ट क्या है, गोल्जी अपैरेट्स। गोल्जी अपैरेट्स क्या होता है कि गोल्जी अपैरेट्स ये होता है कि जो अपना गोल्जी अपैरेट्स है वो फेट वसल्स का कलेक्शन करता है, यानी कि जो अपना अपैरेट गोल्जी अपैरेट्स या गोल्जी बॉडी होती है उसका मेन कार्य ये होता है कि जो फेट्स होता है ना, फेट वेसल्स का कलेक्शन होता है, तथा यह न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस और ईआरके मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में पाया जाता है अपना गोल्जी रेटिकुलम के पास में पाया जाता है अपना गोल्जी अपैरेट्स या गोल्जी बॉडी। तो और जो ये डिफरेंट सबस्टांस को स्टोर करता है, अपना गोल्जी अपैरेट्स होता है जो डिफरेंट सबस्टांस होते हैं उनको स्टोर करने का कार्य करता है। और जो ये सेल की फंक्शन में भी हेल्प करता है, सेल जो फंक्शन करती है ना उन सब में भी हेल्प करता है गोल्जी अपैरेट्स। और जो अपना ये गोल्जी अपैरेट्स होता है वो प्रोटीन की पैकिंग करने में भी हेल्प करता है, यानी कि गोल्जी अपैरेट्स क्या करता है जो जो प्रोटीन होती है उसको पैकिंग करने में भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम प्रोटीन एंड जो एमिनो एसिड होते हैं ना उनसे बना होता है। अपना जो राइबोसोम क्या होता है, ये राइबोसोम, ये दिखाई दे रहा है राइबोसोम। ये क्या होता है कि जो अपना जो वो क्या होता है वो प्रोटीन और एमिनो एसिड है ना उनसे मिलकर बना होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करता है, यानी कि राइबोसोम का कार्य यही होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है और प्रोटीन एंड जो एमिनो एसिड होता है उनसे मिलकर बना होता है। अब पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये जो ईआर ट्यूब तथा वेसल्स मेम्ब्रेन होती है
अपना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये ईआर ट्यूबल तथा वेसल्स की मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, यानी कि ये साइटोप्लाज्मा में पाई जाती है, अपनी साइटोप्लाज्मा में पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या जो ईआर यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रंग ईआर यानी कि जो ये दिखाई दे रहा है रंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है ये स्मूथ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। तो अब हम एक देखते हैं, एक को देखते हैं, जैसे कि यह रंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ये मतलब कि जो रंग होता है ईआर में, ईआर की एक सरफेस होती है उस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि इसकी एक जो सरफेस होती है ना, ये सरफेस, इस पे ये जो सरफेस होती है ना, इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसकी सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो अपनी ईआर होती है यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करती है, यानी कि ये जो रंग ईआर होती है यानी कि रंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसका मेन कार्य ये होता है कि जो प्रोटीन होती है उसमें जो सिंथेसिस होती है उस सिंथेसिस का कार्य करने का काम करती है। और अब दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है कि जो अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो राइबोसोम में नहीं पाई जाती, यानी कि इसकी सरफेस पे तो राइबोसोम पाए जाते हैं और इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और जो स्मूथ ईआर होता है वो लिपिड तथा स्टेरॉइड के थ्रू जो हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, जो अपना ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसका कार्य क्या होता है कि ये लिपिड तथा स्टेरॉइड के थ्रू जो हॉर्मोन्स होते हैं ना उनका फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि सेल के बारे में, सेल का इंट्रोडक्शन देखा, सेल की स्ट्रक्चर देखी, सेल मेम्ब्रेन देखी, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखे, और फिर सेल मेम्ब्रेन के जो पार्ट होते हैं जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेट्स, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में पढ़ी, इन सब की स्टडी की है। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।